कल से 3 दिनों तक रांची में होगा सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले का आगाज। रक्षा राज्य मंत्री बोले, दिखेगी एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। राज्य के कई इलाकों में बदला मौसम, अचानक आई तेज आंधी और बारिश से तपिश घटी पर मुश्किलें बढ़ी। कई इलाकों में बिजली गुल, रेहड़ी पटरी वालों को हुआ नुकसान। आयुष्मान भारत दिवस आज, राज्य के लाभार्थियों ने जताया केंद्र का आभार। पात्र लोगों को इलाज के लिए 1 साल में 5 लाख रुपए तक की मिलती है सहायता। और साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता, फर्जी बैंक खातों के जरिए देश भर में लोगों से ठगी करने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। कल से 3 दिनों तक रांची के आड्रे हाउस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिलेगी। 1 से 3 मई तक सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले का आगाज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे। महोत्सव के दौरान विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलेंगी। राजधानी रांची की आड्रे हाउस में रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ की पहल पर 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले का आयोजन हो रहा है। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि महोत्सव और मेले की शुरुआत 1 मई को 11 बजे होगी। वहीं विधिवत उद्घाटन शाम 5 बजे होगा। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग समेत कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। झारखंड के माननीय राज्यपाल संतोष गंगवार जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी, हमारे सभी सांसद विधायकों को आमंत्रण किया है और वो भी उपस्थित होंगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कुल 6 विधाओं में कई सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होंगी। इनमें 52 स्कूलों के हजारों प्रतिभागी भाग लेंगे। वहीं तीनों दिन शाम 6 बजे से 9 बजे तक देश के प्रतिष्ठित कलाकार गरबा, डालखाई, झूमर, पाइका, कथक, नाद, आराधना, लघु नाटिका, गंदिया और बिहू समेत विभिन्न प्रस्तुतियां देंगे। 9 बजे स्कूली बच्चों का कंपटीशन शुरू हो जाएगा जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इसी तरह तीनों दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक स्कूली बच्चों का इन 6 विधाओं पर कंपटीशन होगा। गुजरात से टीम आ रही है गरबा की, फिर उड़ीसा की बहुत डालखाई, बहुत प्रसिद्ध नृत्य है ये डालखाई, वो आ रही है। फिर वंदे मातरम, पाइका, फिर अपने यहाँ जो धारित्री कला केंद्र के द्वारा वो होगा। इस महोत्सव में 125 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इनमें श्रीयन यानी मोटी अनाजों से बने व्यंजन और स्थानीय स्तर पर बने उत्पाद की झलक देखने को मिलेगी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी 400 पेंटिंग की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र होगी। वहीं साथ साथ स्वदेशी मेला भी है। वह स्वदेशी मेला लगभग 125 स्टॉल हैं जो हमारे यहाँ रांची लोकसभा में जो कोई वस्तु खुद उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई कंज्यूमर फेयर नहीं है। हम मान लीजिए डॉल बना रहे हैं, हम रागी का लड्डू बना रहे हैं, हम बैम्बू का कुछ काम कर रहे हैं, हम खादी का कुछ बना रहे हैं। ऐसे जो अपनी ओर से उत्पादन कर रहे हैं उनको स्टॉल प्रदान किया गया है। स्कूल के बच्चों के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर की विजय की जो कलाकारी की है उसकी प्रदर्शनी लगी है। महोत्सव में दूसरे दिन केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और तीसरे दिन केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल होंगे। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधा है।
एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि तबादला प्रक्रिया अब सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था न रहकर एक संगठित लेन देन प्रणाली का रूप ले चुकी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि तबादलों और नियुक्तियों में बिचौलियों की भूमिका बढ़ गई है और वसूली का नेटवर्क सक्रिय है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के टॉपर प्रेम कुमार से आज मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रांची के कांके निवासी प्रेम को आगे की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। मौके पर उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली छात्रों को प्रोत्साहन देने से समाज और राज्य का विकास संभव है। गौरतलब है कि प्रेमचंद हाई स्कूल मेसरा के छात्र प्रेम कुमार ने 498 अंक प्राप्त कर राज्य भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर बाद तेज आंधी और बारिश के कारण जहां एक ओर लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर बिजली कटने और पेड़ गिरने से मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। राजधानी रांची में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के बीच हुई बारिश से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4 दिनों तक कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और गर्मी से राहत मिलेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी सिंहभूम के बरहागोड़ा में करीब 86 मिलीमीटर की सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों से अपील की कि वे बिजली के खंभों के पास खड़े न हों और किसानों से भी खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी। इधर पलामू में भी तेज बारिश से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। दोपहर बाद अचानक आंधी और मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल दिखा और लोग बारिश से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भागते दिखे। बारिश का सबसे ज्यादा असर रेहड़ी पटरी और फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों पर दिखा। तेज हवाओं के कारण उनकी अस्थायी दुकानें उखड़ गई और सामान बर्बाद हो गया। पेड़ की टहनियां गिरने के कारण कई वाहनों को भी नुकसान उठाना पड़ा। आदि निवास की टीम ने आज कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की अगुवाई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। टीम के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को ऐप लॉन्चिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सदस्यों ने बताया कि आदि निवास ऐप देश भर के आदिवासी युवाओं का एक साझा मंच है, जहां आदिवासी समुदाय की भाषा, संस्कृति, परंपराओं, भूमि संरक्षण और संवर्धन से लोग अवगत हो सकेंगे। प्रतिनिधिमंडल में आदि निवास के स्टेट हेड सजीत टुप्पो, निदेशक एरिक किरकिट्टा, छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड अभिषेक मंज और आईजेक मुंजनी शामिल रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोबी गुरु और महाकवि सामुन रामचंद्र मुर्मू की जयंती पर उन्हें नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि रामचंद्र मुर्मू ने अपनी सशक्त लेखनी के जरिए संथाली साहित्य को समृद्ध किया है और हमारी भाषा, संस्कृति एवं पहचान के प्रति गर्व का भाव जागृत किया। उनके विचारों ने पीढ़ियों को शिक्षा के महत्व को समझने, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। उनके प्रयासों से हमारी परंपराएं और भाषाई विरासत आज भी जीवंत बनी हुई हैं। इधर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों ने आज मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले सामाजिक भेदभाव, रोजगार के सीमित अवसर और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव जैसे समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराया। मंत्री ने इस दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण, सशक्तिकरण और मुख्यधारा में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस कदमों और नीतिगत पहल पर भी विचार विमर्श किया। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में डॉक्टरों की भारी कमी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में बदल दिया। सुनवाई में सामने आया कि कुल 43 पदों के आलोक में सिर्फ 1 डॉक्टर कार्यरत हैं, जबकि 42 पद खाली हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर हैं। यह मामला तब सामने आया जब किडनी रोग से पीड़ित एक कैदी की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ही उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजते हुए परिजनों को मुआवजे के लिए याचिका दायर करने की अनुमति दी है। आज आयुष्मान भारत दिवस है। केंद्र सरकार देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य के साथ वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी। गढ़वा जिले के लोगों को भी सदर अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में योजना का लाभ मिल रहा है।
कांकेर जिला गढ़वा के लोगों को भी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने बताया कि योजना से जिले के कई मरीज लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने जिले के अन्य लोगों से भी योजना से जुड़कर लाभ उठाने की अपील की है। आयुष्मान योजना चल रहा है, उसका लाभ हमारे जिले में भी, गढ़वा जिले में भी बहुत लोगों को मिल रहा है। खास करके जो गरीब मरीज हैं उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनका जो इलाज होता है, गंभीर बीमारी का भी इलाज हो जाता है और 5 लाख उनको मिलता है इसमें इलाज करने के लिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करा रहे मरीजों ने बताया कि यह योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ग्रामीण मरीजों ने प्रधानमंत्री के इस कल्याणकारी सोच के प्रति आभार जताया है। कांस्टेबल का एग्जाम देने गई थी रांची, उसके द्वारा मैं गिरने इसके बाद बाहर हॉस्पिटल में गई तो वहाँ ज़्यादा खर्चा लगा, 1 से 1.5 लाख बताया जा रहा था। इसके बाद हम लोग सदर हॉस्पिटल गढ़वा में आए। इसके बाद यहाँ प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त में इलाज किया गया। वहाँ से हम लोग आ गए तो सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया आयुष्मान कार्ड से। हम लोग के अच्छा हुआ, यह हम लोग के वरदान है। आयुष्मान भारत योजना गढ़वा जिले के गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर उभरी है। इस योजना के जरिए न सिर्फ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, बल्कि आर्थिक बोझ भी काफी हद तक कम हो रही है। यही वजह है कि अब अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा रहे हैं। गढ़वा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। हर साल 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ पहुंचाना है। हजारीबाग के लोगों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। किसी भी परिवार के लिए गंभीर बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आर्थिक संकट भी लेकर आती है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जीवन रक्षक बनी आयुष्मान भारत योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल दी है। हजारीबाग में हजारों लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है। योजना का लाभ लेकर मरीज अपने परिवार के साथ खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरा सर देखिए आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है, मैं उनसे ही करवा रहा हूँ, क्योंकि पैसा नहीं होने के कारण मैं आयुष्मान कार्ड से सहारा लिया। आज मैं जो भी सहारा मिला आयुष्मान कार्ड से मिल रहा है। कान का सर्जरी हो रहा था, आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज हो रहा है, हमको अच्छा है सब। आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क होता है। लाभुकों ने कहा कि इस योजना के धरातल पर उतरने से कई परिवारों को आर्थिक लाभ मिला है। इसके पहले चिकित्सा में मोटी राशि खर्च होती थी। लाभुकों ने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। प्रधानमंत्री से वो सब देगा, मोदी सरकार हेल्प करेंगे, पैसा जो से कार्ड बनाए हैं आयुष्मान कार्ड से, वही आपको इलाज होगा। वही से स्टोन जो सो रुक गया था, अचानक पेशाब मेरा रुक गया था, इसके कारण हम आए हैं आरोग्य हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा आयुष्मान कार्ड द्वारा सफल इलाज हुआ। हजारीबाग जिले में आयुष्मान भारत योजना के 7 लाख से अधिक कार्डधारी हैं। जिले में सरकारी के साथ साथ 20 से अधिक निजी अस्पताल भी योजना से जुड़े हैं, जो कार्ड धारकों को इलाज की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। हजारीबाग के आरोग्यम अस्पताल की प्रबंधक जया सिंह ने बताया कि इस योजना से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांति आई है। खास करके हम लोग अपने हॉस्पिटल में देखते हैं कि जो भी दूरवर्ती निकटवर्ती क्षेत्र से जो भी आते हैं, गरीबी रेखा से जो भी नीचे हैं या फिर जिनको आयुष्मान कार्ड धारक हैं, उनके लिए तो वरदान है ये आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना सिर्फ सरकारी पहल नहीं बल्कि हजारों परिवारों के लिए भरोसे और सुरक्षा की मजबूत ढाल बन चुकी है। अब महंगे इलाज का डर काफी कम हो गया है और स्वस्थ भारत की परिकल्पना भी साकार हो रही है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जम्मू तवी से श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रस्तावित सेवा को हरी झंडी दिखाई। 20 कोच वाली यह ट्रेन 2 मई से नियमित रूप से चलेगी, जिससे तीर्थ यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। रेल मंत्री ने जम्मू दौरे के क्रम में अंजी और चिनाब ब्रिज का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन खास है।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस की विस्तारित सेवा को हरी झंडी दिखाई। अब ये ट्रेन जम्मू तवी तक चलेगी, जिससे जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी और बेहतर हो गई है। साथ ही वंदे भारत में कोचों की संख्या 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जिससे ज्यादा यात्री सफर करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। अब वंदे भारत एक्सप्रेस श्रीनगर से जम्मू तवी तक सीधी सेवा प्रदान करेगी, जिसमें कटरा स्टेशन पर भी ठहराव होगा। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बड़ा दिन है। इतनी पॉपुलर हुई है ट्रेन, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बता रहे थे, 100% ऑक्यूपेंसी फ्रॉम डे 1, 100% ऑक्यूपेंसी। और अब तक 5.5 लाख लोग वंदे भारत से ट्रैवल कर चुके हैं, 5.5 लाख। एक तरीके से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन बन गई है ये रेलवे लाइन, जो पूरे देश की लाइफलाइन है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफलाइन बन गई है। वंदे भारत जो कश्मीर के लिए डिजाइन की है, उसमें कई स्पेशल डिजाइन के फीचर्स हैं, जैसे इसको -10 डिग्री सेल्सियस पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी प्लम्बिंग है, पाइपिंग है, वो पाइपिंग में कहीं भी पानी फ्रीज नहीं होता। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने कहा कि घरेलू एलपीजी सप्लाई 100% सुनिश्चित की गई है। बुकिंग अवधि को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के प्रयास भी किए गए। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर गैस की कमी नहीं है और ऑनलाइन बुकिंग लगभग 98% तक बढ़ गई है। लगभग 93% एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी डीएसी प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। वहीं कमर्शियल एलपीजी सप्लाई लगभग 70% तक बहाल हो चुकी है। जब थोड़ा सा बुकिंग पीरियड को भी मैनेज करने की कोशिश की गई है। इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे किसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है और हमारी ऑनलाइन बुकिंग लगभग 98% तक इंक्रीज हो चुकी है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड से लगभग 93% डिलीवरी एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। कमर्शियल सप्लाई अभी भी 70% पर रेस्टोर है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ईडीज की जो 3 मेंबर कमेटी है वो और स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से कमर्शियल एलपीजी की सेल कंटिन्यूड है। इस महीने हम लगभग 1,92,532 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल कर चुके हैं। कल भी 8,500 टन के करीब कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। ऑटो एलपीजी की सेल इस महीने 10,250 टन के करीब है। ऑटो एलपीजी की सेल कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और राजस्थान में काफ़ी वृद्धि इसमें देखी जा रही है। 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल भी जैसा आप जानते हैं काफ़ी वृद्धि हुई है और इस महीने 21,75,000 के करीब सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। आईसीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के नतीजे आज जारी कर दिए। इस बार 99.66% दर्ज किया गया है। 12वीं में कानपुर के छात्र ओजस्वीत ने 100% अंक हासिल कर देश भर में टॉप किया, जबकि कई अन्य छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा कायम रहा और कुल मिलाकर इस साल का प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रहा। झारखंड के विद्यार्थियों ने भी इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। भारतीय स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद ने 2026 की कक्षा 10 और कक्षा 12 परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस साल दोनों परीक्षाओं में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। आईसीएसई परीक्षा में 2,58,721 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से कुल 99.18% छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। रांची से शिक्षा जगत की एक बड़ी और गर्व की खबर सामने आई है। आईआईएम रांची ने पहली बार क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। यह उपलब्धियां संस्थान के बढ़ते प्रभाव और गुणवत्ता को दर्शाती है, जिसने न सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत की है। आईआईएम रांची को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में पहली बार स्थान मिला है।
आईआईएम रांची के निदेशक दीपक कुमार श्रीवास्तव ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि संस्थान ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। आईआईएम रांची में एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम काफ़ी समय से हम लोग उसका संचालन कर रहे हैं और काफ़ी प्रसिद्ध प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को क्यूएस रैंकिंग में स्थान दिया गया है और दुनिया में 201वीं जो है रैंक उसको प्रोग्राम को दी गई है। इसके साथ साथ एशिया पैसिफिक में 33वीं रैंक दी गई है और भारत में चौथा आईआईएम है जो इस रैंक में शामिल हुआ है। वहीं संस्थान ने EMBA प्रोग्राम भी शुरू किया है। इस प्रोग्राम के चेयरपर्सन प्रोफेसर मनीष बंसल ने बताया कि आईआईएम रांची साल में 2 बार इसके तहत आवेदन लेता है। जो भी हमारे इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल है वहाँ के जो फैकल्टीज हैं दे विल कम और वो अपने इलेक्टिव कोर्सेज फ्लोट करेंगे। हर जो हम इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ाते हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कैसा देखा जाता है और वो चीज़ हम इस बार जो है अपने EMBA प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इससे हमारा जो इंटरनेशनल फुटप्रिंट है वो भी थोड़ा और स्ट्रेंथन होगा। और अभी हम अपना 18th बैच जो हमारा एग्जीक्यूटिव MBA का है 26-28 का जो समर बैच है उसका एप्लीकेशन आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं और ये एप्लीकेशन 1 मंथ तक ओपन रहेगा और इनका जो बैच है वो जुलाई 1st वीक के अंदर स्टार्ट होगा। आईआईएम की यह उपलब्धि उसके बढ़ते प्रभाव और गुणवत्ता को दर्शाती है, जिसने न सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान मजबूत की है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। रामगढ़ पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बैंक खातों के जरिए देश भर में ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में कुल 274 शिकायतें दर्ज है। अपराधी ठगी के लिए OTP उपलब्ध कराने, मोबाइल बैंकिंग शुरू करने और खातों का विवरण व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से अन्य साइबर अपराधियों तक पहुंचाने का काम करते थे। रांची पुलिस ने पिछले दिनों डोरंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घर के बाथरूम से बरामद महिला के शव मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतका की बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में पता चला कि बेटी ने पेंशन का पैसा लेने के लिए अपने प्रेमी संग मिलकर महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। उसकी माँ एक तो दूसरी जगह शादी की इनकी प्लानिंग कर रही थी और उन्होंने रोक टोक लगा दी थी कि मेरे अकाउंट से तुम ऐसे अननेसेसरी का खर्चा नहीं करोगे। तब लड़की ने ही पूरी प्लानिंग बनाई अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके और फिर चूँकि नॉमिनी जो है उनकी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसमें नॉमिनी वही थी, तो इसी पैसे के लालच में और अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के एवज में उन्होंने अड़चन हटाने हेतु अपनी माँ की हत्या कर दी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त ने कारा सुरक्षा को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कारा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने इसके लिए नियमित औचक निरीक्षण, सतर्क निगरानी रखने का निर्देश दिया। जनगणना 2027 के तहत रांची में 1 मई से स्वगणना की शुरुआत हो रही है। इस सुविधा के तहत अब नागरिक अपने फोन से ही स्वयं जनगणना में पंजीकृत कर सकेंगे। रांची की मेयर रोशनी खलको ने निगम कार्यालय में इससे संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की। गढ़वा थाना प्रभारी ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत रंका थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती राजकीय प्राथमिक विद्यालय होनहे कला में जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित छात्रों के साथ संवाद भी किया। चतरा जिला प्रशासन द्वारा सभी 154 पंचायतों में पेयजल समस्या निवारण पखवाड़ा संचालित किया जा रहा है। 11 मई तक चलने वाले इस अभियान में प्रतापपुर प्रखंड के हिसातू और सिद्दकी पंचायत के विभिन्न टोलों में चापानलों की मरम्मती कराई गई। गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पावन यज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। जमशेदपुर पुलिस ने घाटशिला कैंप कार्यालय में ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न थानों से आए जन शिकायतों के आवेदनों का समाधान किया। सरायकेला खरसावां के राजनगर थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों की सघन जांच की गई।
बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की गई। साथ ही चालकों को हेलमेट प्रदान कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। भारत ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए साल 2025-26 में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट क्षमता जोड़ी है। यह अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक बढ़ोतरी है, जो देश के स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को नई रफ्तार दे रही है और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को अधिक टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश ने एक नई ऊंचाई हासिल करते हुए ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की है, जो न सिर्फ ऊर्जा उत्पादन को नई दिशा दे रही है, बल्कि भारत को स्वच्छ और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ा रही है। साल 2025-26 में भारत ने रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट क्षमता जोड़कर अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि हासिल की है। आज भारत वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है, जहां कुल स्थापित क्षमता 56 गीगावाट से अधिक हो गई है और करीब 28 गीगावाट क्षमता पर काम तेजी से चल रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 150 मीटर ऊंचाई पर भारत की पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 1164 गीगावाट आंकी गई है। ये बताता है कि संभावनाएं इतनी विशाल हैं कि आने वाले वर्षों में भारत इस क्षेत्र में दुनिया का लीडर बन सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2030 तक 100 गीगावाट और 2036 तक 156 गीगावाट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि भारत के 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य की ओर बढ़ते ठोस कदम है। पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी खासियत यह है, यह उसी समय बिजली बनाती है जब तक इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी शाम और रात के समय। करीब 45% बिजली इसी पीक समय में मिलती है, जिससे यह सौर ऊर्जा के साथ बेहतरीन तालमेल बनाती है। यही वजह है कि सरकार अब पवन, सौर और स्टोरेज को मिलाकर हाइब्रिड मॉडल पर जोर दे रही है, ताकि हर वक्त लगातार और भरोसेमंद बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही सरकार ने पवन ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं, जिसमें रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में पवन ऊर्जा के लिए अलग प्रावधान, पारदर्शी बिडिंग सिस्टम ALMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के जरिए घरेलू निर्माण को बढ़ावा और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तहत ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार करना शामिल है। आज भारत में 24 गीगावाट से ज्यादा की वार्षिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता तैयार हो चुकी है, जिसमें 70 से 80% तक स्थानीयकरण भी हो चुका है। इसके साथ ही निवेश बढ़ाने के लिए कम लागत वित्त पोषण, ब्लेंडेड फाइनेंस और CFD मॉडल जैसे उपाय भी अपनाए जा रहे हैं। साफ नीतियां, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ता निवेश भारत को न सिर्फ ऊर्जा आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि इसे एक ग्लोबल पवन ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। कल से 3 दिनों तक रांची में होगा सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले का आगाज। रक्षा राज्य मंत्री बोले, दिखेगी एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। राज्य के कई इलाकों में बदला मौसम, अचानक आई तेज आंधी और बारिश से तपिश घटी और मुश्किलें बढ़ी। कई इलाकों में बिजली गुल, रेहड़ी पटरी वालों को हुआ नुकसान। आयुष्मान भारत दिवस आज, राज्य के लाभार्थियों ने जताया केंद्र का आभार। पात्र लोगों को इलाज के लिए 1 साल में 5 लाख रुपए तक की मिलती है सहायता। और साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता, फर्जी बैंक खातों के जरिए देश भर में लोगों से ठगी करने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार।